माइग्रेन के अटैक को फिजियोथेरेपी कैसे मैनेज कर सकते हैं? ना सिर्फ माइग्रेन बल्कि जितने भी सर्वाइकोजेनिक हेडेक हैं वो सब हम डील करते हैं फिजियोथेरेपी में। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम शायद समझते नहीं हैं। आई थिंक 70% जो सर का दर्द है वो आपके गर्दन के पट्टे टाइट होने की वजह से होता है। ठीक है। उनमें माइग्रेन भी है, उसमें टेंशन टाइप हेडेक भी है और जितने भी सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स है, इसका मतलब ये है कि सर्वाइकल के मसल्स की टाइटनेस की वजह से आपको जो हेडेक हो रहा है उनको हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक कहते हैं, जिसके अंदर ये सारे पेन आते हैं। ठीक है। अगर हम अपना स्लीप पोस्चर बेहतर करेंगे तो हमारे गर्दन के पट्टे टाइट नहीं होंगे। या फिर वैसे भी अगर हम वीकली एनालिसिस अपना कर लें या 15 डेज़ में या मंथ में एक दफ़ा भी अपना एनालिसिस कर लें या एक दफ़ा फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लें और अपने जो सर्वाइकल मसल्स हैं उनकी असेसमेंट करा लें कि ये टाइट तो नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सर का दर्द रहता है। ठीक है, वो लाजमी अपने फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें ताकि असेसमेंट उनकी हो सके कि उनके जो सर्वाइकल मसल्स हैं वो टाइट तो नहीं है, क्योंकि ये मसल्स अटैच होते हैं हमारे ऑक्सीपिट के साथ, जो सर के साथ अटैच होते हैं। तो अगर इनकी टाइटनेस हो जाए, इवन सर दर्द के साथ साथ बीपी भी तेज़ रहता है। ठीक है। तो जितने भी लोग जिनको ये प्रॉब्लम है कि सर का दर्द रहता है वो अपने गर्दन के मसल्स की एनालिसिस ज़रूर कराएं। ठीक हो गया। आजकल आपने देखा होगा कि प्री डायबिटिक और डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर न्यूरोपैथी भी डेवलप होती है। और अगर पेशेंट न्यूरोपैथिक में जा चुका है, उसके पाँव में हाथ में जलन होती है, तो फिजियोथेरेपी इनको हेल्प आउट कैसे करती है? न्यूरोपैथी जितने भी पेन हैं, जैसे डायबिटीज़ का आपने जिक्र किया, फिजियोथेरेपी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। हम अगेन पेशेंट को गाइड करते हैं, एक कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान बना कर देते हैं ताकि वो सारी चीज़ें फॉलो करे या वो सारी चीज़ें अडेप्ट करे जो उसको इस जो प्रॉब्लम है उससे निकाल सकती हैं। ठीक है। सही है। लाइक अगर किसी को न्यूरोपैथी पेन है तो जाहिर है उसकी जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो कम होगी। सो हम ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए बेसिक स्ट्रेचिंग से काम शुरू करते हैं, क्योंकि जितनी स्ट्रेचिंग अच्छी होगी, जितने मसल्स की टोन अच्छी होगी, उतनी ही ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव्ड होगी। जितनी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी उतना मसल नॉर्मल हेल्थ में रहेगा। सो कुछ इनको हम ऐसा प्रोटोकॉल बना के देते हैं जिसमें उनका वॉकिंग होता है या एरोबिक्स पर डालते हैं ताकि एक्टिविटी और मूवमेंट उनकी लाइफ में रहे। जितनी मूवमेंट रहेगी उतना उनके लिए बेनिफिशियल होता है। फिर डायबिटीज़ वाले पेशेंट बहुत प्रोन टू होते हैं फ्रोज़न शोल्डर के। ठीक है, उसके लिए हम उनको असेसमेंट प्लान या एक ट्रीटमेंट प्लान बना के देते हैं ताकि वो अपनी सारी बॉडी के मसल्स को और जॉइंट्स को मूव करते रहें ताकि वो किसी फ्रोज़न कंडीशन की तरफ ना जा सकें, कोई स्कारिंग या फाइब्रोसिस ना डेवलप हो। सो फिजियोथेरेपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें हम देखते हैं कि बेशुमार पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में इन कंप्लेंट्स के साथ भी आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ पांव कांपते रहते हैं, यानी उनको राशा की बीमारी हो जाती है। तो राशा की बीमारी के दौरान फिजियोथेरेपी के सेशन लेने ज़रूरी होते हैं? इस कंडीशन, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें ना सिर्फ फिजियोथेरेपी बल्कि और भी जैसे जो एर्गोनॉमिक्स होते हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो इनको भी, क्योंकि इनमें ट्रेमर्स आते हैं, इसमें ब्रेडिकाइनेसिया भी होता है, मसल्स की टोन शॉर्टन होती है। अगर हम इन पेशेंट्स को देखें ना, पार्किंसन के पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो इनकी कुछ 3-4 मेजर कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे ट्रेमर्स, इनको रेस्टिंग ट्रेमर्स भी आते हैं। और इनका जो स्टेप गेट अगर का एनालिसिस करें तो इनके जो स्टेप्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं, उसकी वजह से बैलेंस पे डिस्टर्ब होता है, कोऑर्डिनेशन भी इनकी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। ठीक है, ब्रेडिकाइनेसिया भी होता है इनमें। सो इन सारी चीज़ों को हम रिहैब करते हैं। ठीक है, उनकी गेट एनालिसिस करते हैं, उनका जो गेट ट्रेनिंग है वो बढ़ाते हैं ताकि जो स्टेप्स हैं उनके वो बढ़ें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है स्टेप उनका पीछे रह जाता है, बॉडी आगे चली जाती है, तो फॉल के चांसेस बहुत होते हैं। तो जो रिस्क ऑफ फॉल है उसको कम करने के लिए हम उनकी गेट ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है, ताकि स्टेप्स उनके नॉर्मल हो सकें। फिर जो उनके हाथों की जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं, उनकी या ग्रॉस मोटर स्किल्स या जो मोटर स्किल्स होती हैं उन पे काम करते हैं ताकि जो ट्रेमर्स हैं उनके वो बेहतर हो सकें। सो फिजियोथेरेपी का इसकी रिहैब में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रो फिजियोथेरेपी और आम फिजियोथेरेपी में फ़र्क अगर कोई समझे तो कैसे? इलेक्ट्रो फिजियोथेरेपी में हम मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह की मोडालिटीज़ होती हैं। इसमें करंट्स होती हैं, हीटिंग मोडालिटीज़ होती हैं, कुछ सुपरफिशियल हीटिंग मोडालिटीज़ होती हैं, कुछ डीप हीटिंग मोडालिटीज़ होती हैं, और भी डिफरेंट तरह की मशीनें यूज़ करते हैं। सो मशीनों का एक अलग रोल है। ठीक है। और जो मैनुअल थेरेपी है उसका अलग रोल है।
ठीक है। इलेक्ट्रोथेरेपी और मैनुअल थेरेपी एक्सरसाइजेस डिफरेंट चीज़ें हैं। समटाइम्स हमें मशीनें लगाना ज़रूरी हो जाता है। लेट फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट कंप्लेन करता है स्टिफनेस के साथ, मसल स्टिफनेस के साथ, तो हमें पहले उसको वार्म अप करना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम हीटिंग मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं ताकि मसल वार्म अप हो जाए, थोड़ी सर्कुलेशन बेहतर हो जाए, देन हम उसको एक्सरसाइज कराएंगे। तो क्रैम्प्स के चांसेस कम हो जाते हैं या पेन के चांसेस कम हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है पेशेंट कंप्लेन करते हैं नर्व इंजरीज़ के साथ। अब जो नर्व इंजरी के साथ पेशेंट आया है उसकी नर्व को स्टिमुलेट करना ज़रूरी होता है, सो उसमें हम डिफरेंट करंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा टेंस वगैरह, इंटरफ्रेंशियल करंट्स वगैरह यूज़ करते हैं ताकि वो जो उसकी हीलिंग को इम्प्रूव कर सके और पेन को कम कर सके। सो करंट्स का या इलेक्ट्रोथेरेपी का एक अपना रोल है फिजियोथेरेपी में, और बाकी की जो एक्सरसाइजेज और मैनुअल थेरेपी है उसका अपना रोल है। ठीक। मेरा ख्याल है कि अगर किसी सेशन के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट अगर कोई मोडेलिटी यूज़ नहीं करता तो लोग जो है ना वो स्किप हो जाते हैं। yes. वो ये समझते हैं कि यार इसके पास है ही कुछ नहीं, ये काम तो मैं घर में किसी से दबवा भी सकता हूँ। अगेन जो है ना अवेयरनेस की कमी। जब तक हम पेशेंट को मशीनें नहीं लगाएंगे, पेशेंट समझता है कि इसने किया ही कुछ नहीं। समटाइम ज़रूरत नहीं भी होती, सिर्फ मैनुअल थेरेपी से ही एक्सरसाइजेज से पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल अगेन फैक्टर इन्वॉल्व होता है। पेशेंट समझता है। हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में जब रेफर करते हैं ना किसी पेशेंट को किसी फिजियो वाले के पास, तो वो दूसरे दिन आ जाता है। हम कहते हैं भाई आप जी गए नहीं उधर, वो कहना नहीं छोड़ो जी मैं खुद ही कर लूँगा, वो तो आपने हमें भेज दिया पैसे। इलेक्ट्रोथेरेपी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है हमारी सोसाइटी में जिनको अवेयरनेस नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जहाँ पे हम ये देखते हैं ना, प्रैक्टिस जो है ना एक आर्ट होता है, कि जब एक अच्छा प्रैक्टिशनर वही है जो अपने आर्ट को अच्छे तरीके से करे। मैं आपको बताऊं, मैं 2 जगह पे क्लिनिक करती हूँ, DHA में और इधर शाहजमाल में। सो क्या होता है कि बहुत फ़र्क है दोनों एरियाज़ के पेशेंट्स की मेंटालिटी में। उधर पेशेंट को पता है, उधर लोगों को अवेयरनेस है कि फिजियोथेरेपी क्या है। उधर ना तो आके वो कहते हैं कि आप प्रेस्क्रिप्शन लिख के दें या कुछ भी, उधर नहीं कोई ऐसा कहता। उनको पता है कि हम क्या कराने आए, ठीक है। वो आते हैं फिजियोथेरेपी का सेशन लेते हैं जिसमें वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं मैनुअल थेरेपी को या एक्सरसाइजेस को। यहाँ वाला जो पेशेंट है उसको ये होता है कि मशीनें कितनी लग रही हैं, मुझे किस तरह की मशीन लग रही है। वो आके बताते हैं कि वो जो आपने करंट लगाया था वो लगाएं, वो जो आपने गर्म करने वाली मशीन ली थी वो बहुत अच्छी थी, आप वो मुझे लगाएं। तो ये एरिया वाइज मेंटालिटी में फ़र्क होता है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है वो मैनुअल थेरेपी का है फिजियोथेरेपी के अंदर। ठीक है। लेकिन वो लोग अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये देखते हैं कि पुराने वक्तों में हमारे जो बुजुर्ग होते थे या पुराने जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग थे, वो 5, 7, 10 दिन के बाद मसाज करते थे पूरी बॉडी का, जिसमें वो ऑलिव ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं या डिफरेंट ऑयल्स मिक्स करते थे। तो क्या फिजियोथेरेपी में आप ये समझती हैं कि उन ऑयल का कोई बेनिफिट होता है आपके मसल्स के? ऑयल्स का बेनिफिट है। ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, क्योंकि इन ऑयल्स में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है, पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। बट मसाज को हम हर पेशेंट के लिए इंडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि मसाज की अपनी इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। मसाज हम सिर्फ तब करते हैं जब मसल स्टिफनेस हो। अगर हम उन लोगों की बात करें, वो लोग किसान थे या काश्तकार लोग थे, वो दिन भर खेतों में काम करते थे, तो उनके मसल स्टिफ होते थे, इस वजह से मसाज का उन पे अच्छा इफेक्ट आता था। अगर हम आज के लोगों की बात करें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वीकनेस बहुत है मसल्स में, या फिर अगर हम ओल्ड एज की बात करें जिनकी मसल टोन लॉस्ट होने लग जाती है, या जिनका जो मसल मैस है वो कम होने लग जाता है, फ्लैसिडिटी की तरफ मसल्स चले जाते हैं, या डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसमें मसल वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है, उनमें हम मसाज इंडिकेट नहीं कर सकते। सो मसाज सिर्फ तब कर सकते हैं जब मसल स्टिफनेस है, ठीक है, या मसल स्पेस्टिसिटी है। उस केस में मसाज की वो भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे एफ्लोराज है, जैसे डिपोर्टमेंट है, जैसे फ्रिक्शनल मसाज है, या सॉफ्ट टिश्यू मसाज है। वो डिफरेंट टाइप्स हैं मसाज की। उस तरीके से अगर हम मसाज करेंगे तो उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। हर तरह के पेशेंट पे और हर तरह की मसल टोन पे मसाज नहीं कर सकता है। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक।